दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है दिन ठीक ठाक गुजर रहा होगा, कल का दिन भी अच्छा निकला होगा। करंट अफेयर्स पे चर्चा करना आज थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, ज़रूरी लग रहा है। क्योंकि देखिए, जो घटना घट रहा है हम लोग को खाली अलर्ट रहना है। ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम उसके तरफ ध्यान नहीं दें और एक तरफ अपने काम में लगे रहें और पता चला कि वक्त समस्या एक बेग हमारे सामने आ गया। देखिए, कल बहुत सारे कामों को इकट्ठा करके मैं दिन भर के लिए बाहर निकला था। क्योंकि छोटा मोटा काम के लिए बाहर निकलता नहीं हूँ, लिस्ट बनाता रहता हूँ। कोई भी चीज़ घटता है, एंट्री होते रहता है और एक बार इकट्ठा करके पूरे दिन के लिए एक बार बाहर निकलता हूँ, चाहे 15 दिन हो चाहे 1 महीना हो। हमेशा बाहर निकलने का वक्त नहीं है। जो स्थिति देख रहा हूँ, कल एक बड़ा अजीब सा चीज़ मार्केट में देखने को मिला। पहली बात कि 65 साल से उम्र के अधिकतर व्यक्ति भी मार्केट में घूम रहे थे। मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से 65 साल से ऊपर और 10 साल से नीचे के बच्चों को अभी बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, अभी लॉकडाउन कोई ख़त्म नहीं हुआ है। और वो लोग बिल्कुल, मैं कई लोगों को टोका कि भाई साहब, सर जी, अंकल जी, कम से कम मास्क तो लगा लीजिए, आपको मास्क लगाना चाहिए। तो उसमें वो हमसे ही उलझ पड़े कि क्या ज़रूरत है मास्क लगाने का, ये वो। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई लोग समझने को तैयार नहीं है हो क्या रहा है। इसका नतीजा देखिए, कल का डेटा ज़रा चेक कीजिएगा बढ़िया से। कल सब चीज़ सबसे अधिक था। कल सबसे अधिक केस एक दिन में रिकॉर्ड किया गया, 8000 प्लस पॉजिटिव केसेस इन 1 डे। और सबसे खुशी की बात क्या है, सबसे ज़्यादा रिकवरी एक दिन में रिकॉर्ड किया, लगभग 11,000 रिकवरी, जिसमें 8,000 प्लस तो सिर्फ मुंबई से रिकवरी है, महाराष्ट्र से रिकवरी है। तो ये एक खुशी की बात है। और दूसरी तरफ चिंता इस बात की है कि कल सबसे ज़्यादा डेथ रिकॉर्ड किया गया। मतलब 200 से ऊपर का आंकड़ा डेथ में पार किया। अभी तक हम लोग 200 तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन इन 1 डे 200 से अधिक। देखिए, ये पहला चीज़ चिंता का है, केसेस बढ़ रहा है। दूसरा खुशी का बात है, रिकवरी का रेट ठीक है, अच्छा हो रहा है। जो चीज़ अच्छा है उसको अच्छा बोलना है। और तीसरा बहुत ही चिंता का बात है कि डेथ का भी रेट बढ़ रहा है। थोड़ा सा अलर्ट रहिए। जब मैं मार्केट से वापस आ रहा था तो देखा, ये इसमें पुल पे, चिड़ियाटाल पुल करके पटना में एक जगह है, पुल का नाम है। उस पुल पे एक जगह काफ़ी भीड़ इकट्ठा था। तो मैं गाड़ी रोक के पूछा, देखा कि क्या भाई, क्यों भीड़ लगा हुआ है। तो देखा कि एक लगभग 25-26 साल का यंग लड़का, एकदम तंदुरुस्त लड़का, बुरी तरह उसको गिरा हुआ था रोड पे और उसको सांस लेने में बहुत ट्रबल हो रहा था। और एक हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले भाई उसको किसी तरह पकड़ के, और वो छटपट छटपट कर रहा था, कभी इधर उलट रहा था, कभी ऐसे पटक रहा था अपने आप को। असल में उसको ब्रीदिंग का बहुत भयानक प्रॉब्लम हो रहा था, जो हमें देखने को मिला। उसके बाद पीछे से जैम लगने लगा तो मुझे आगे निकलना पड़ा। देखिए, समस्या जो है सो अंदर अंदर जो होता है ना, अंदर अंदर खोखला कर रहा है और इसमें कोई आदमी समझने को तैयार नहीं है। कल मुझे मार्केट में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नाम का चीज़ नहीं दिखा। राशन के दुकान में तो राशन वाले ने एक रस्सी लगाया हुआ था, लक्ष्मण रेखा, लेकिन उस रस्सी से सब कोई पार कर करके अंदर दुकान में भीड़ लगा के रखे हुए थे। दुकानदार बोल रहा था, लेकिन वो भी बेचारा क्या करे, कुल मिला के तो ग्राहक है। अब ग्राहक को कितना मना करे, कोई मानने को तैयार नहीं। कोई इधर से सामान उठा रहा है, कोई उधर से सामान उठा रहा है। हर दुकानदार कोशिश किया है, दुकानदार भाई लोग कोशिश किए हैं कि एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। एक ऑब्स्टेकल वो क्रिएट किए हैं, उस ऑब्स्टेकल को मानने के लिए पब्लिक तैयार नहीं है। सब लोग उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके दुकान के अंदर घुस के और एकदम सट सट के, जैसे मानो कि वायरस नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। देखिए, सही पूछिए तो ये जो हर्ड इम्यूनिटी वाला जो मैटर है ना, जरा से इस पर स्टडी कीजिएगा, थोड़ा सा गूगल कीजिएगा कि ये हर्ड इम्यूनिटी है क्या।
ये बड़ा ही खतरनाक चीज़ है, यूरोप में फेल कर गया था। पूरा लॉकडाउन हटाया गया था, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ पब्लिक को ले गया जाया गया था, और उसके बाद केसेस जब बढ़ने लगा तो वापस से लॉकडाउन करना पड़ा। आइए थोड़ा सा अमेरिका पे चलते हैं। यूएस में लग रहा था विगत 2-3 दिन से कि स्थिति संभल रहा है, कल फिर 25,000 केसेस एडमिट हुआ है और 1200 से ऊपर डेथ हुआ है इन वन डे। मतलब अमेरिका फिर से बैक हो रहा है। देखिए, इसका कोई इलाज नहीं है। मैं बार बार एक बात को कह रहा हूँ, ठीक है मैं बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन नॉलेज कोई भी गेन कर सकता है। आप भी चाहे तो गेन कर सकते हैं, पूरा दिन लगा दीजिए नॉलेज गेन करने में। और इस सब के बाद एक ही सॉल्यूशन है, आपको इससे फिलहाल बचना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, बचाव ही उपाय है। दूसरा, जब तक वैक्सीन नहीं आए मैं नहीं समझता हूं इसका कोई सॉल्यूशन है। आप सैनिटाइजर भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है साबुन। देखिए, जो छोटा चीज़ है ना, बड़ा आज के डेट में काम आ रहा है। हम लोग को लगता है कि सैनिटाइजर है, स्टैंड में फिट कर दिए, पैर से प्रेस किए। सैनिटाइजर में 70% अल्कोहल है, स्पिरिट है, आपके हाथ में आ गया। और स्पिरिट अगर बर्न गलती से किया मान लीजिए, तो उसका बर्निंग आपको दिखाई नहीं देगा, खाली लगेगा हाथ जल रहा है। इतना हल्का फ्लेम उसमें चलेगा ना, नीला कलर का, वो आपको दिन की रोशनी में वो दिखाने लगेगा कि आपके हाथ में कुछ जलन टाइप का हो रहा है। और धीरे धीरे वो हो सकता है आपके सर जो स्किन है उसको भी बर्न नहीं कर दे। इसलिए कि देखिए अभी आज के डेट में सब लोग सैनिटाइजर बनाने पे उतर गया है। कितने लोग, अब कितना स्पिरिट होना चाहिए, कितना, ये बड़ी कंपनी ये सब स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकती है, लेकिन कई लोग ऐसे उतर गए हैं और सड़क के किनारे सैनिटाइजर बेचा जा रहा है। पता नहीं वो क्या है, पूरा का पूरा स्पिरिट है कि उसमें कितना परसेंटेज क्या है। कलर भी एकदम अब बिल्कुल नीला लग रहा है, जो नीला कलर का स्पिरिट बिकता है ना जो मेडिसिन शॉप में, एकदम लग रहा है उसमें। अब उसमें कोई कुछ परफ्यूम टाइप का मिला दिया, मतलब सस्ता सुविस्ता किसी तरह बना के और सड़क के किनारे बेच देना है। अब बताइए, लोग उससे गाड़ी साफ कर रहे हैं, स्टीयरिंग साफ कर रहे हैं, की साफ कर रहे हैं। यहाँ तो स्पार्किंग होता है। मैंने कई वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि अगर इस तरह का हो तो क्या घटना घट सकता है। देखिए, संभलने का बहुत ज़रूरत है। मैं बार बार बोला हूँ, कई वीडियो में बोला हूँ कि साबुन का इस्तेमाल कीजिए। छोटा आप नहीं होंगे, आप बचाव होगा। और कोशिश कीजिए, बहुत ज़रूरी हो तो घर से निकलिए। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं उनके बारे में सोचिए, वो बेमौत मारे जाएंगे, बेड्स कम पड़ जाएंगे। एक एक बेड पे 2-2 मरीज को लेटा के इलाज किया जा रहा है मुंबई जैसे शहर में। मुंबई कोई छोटा शहर नहीं है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला सिटी है। जब वहाँ के अस्पताल में ये दृश्य सामने आ रहा है, और बीबीसी की मैं कोट कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे न्यूज़ देखता हूँ। मैं ज़्यादा लोकल चैनल पे नहीं टाइम बिताता हूँ, मेरा ज़्यादा बीबीसी और नहीं तो वर्ल्ड का बहुत सारा न्यूज़ चैनल है, मैं वहाँ पे भी नज़र रखता हूँ कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कौन सा कंट्री क्या कर रहा है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इसमें शामिल है ना। तो ज़्यादा जरूरी, और बाकी नॉलेज गेन करने का काम करता हूँ, और उसके बाद आपको बताता हूँ कि देखिए ये स्थिति है। इसलिए कि मेरा सारा दिन, मैं वीडियो सुबह 8 बजे रिकॉर्ड करता हूँ, और अभी इंटरनेट का जो मेरा वाईफाई कनेक्शन था उसको हटा के मैंने इसका ऑप्टिक फाइबर से कनेक्शन ले लिया है, तो 1 घंटे 2 घंटे में अपलोड हो जाता है। मैं 10 सवा 10 बजते बजते मेरा वीडियो आ जाता है। देखिए, मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने उतर गया हूँ। देखिए, मैं अकेला एक मामूली आदमी, और लड़ भी रहा हूँ तो किससे, एक प्राइवेट बैंक से जो पैसे से बहुत मजबूत है। उसका जो वीरेश शर्मा यहाँ आए थे ना, तो एकदम सीधे शब्दों में धमकी दिए थे, हम प्राइवेट बैंक वाले हैं, पैसा हम लोग हर जगह छींट देंगे, आप कहाँ जाइएगा, हम लोग पैसे से मजबूत हैं। ये उनकी स्पष्ट धमकी थी। इन सब 2 घंटा वो मुझे धमकाए थे। मेरा शुगर लो हो गया था, हाइपोग्लिसीमिया में चला गया था मैं। जब मेरी बेटी शुगर मेरा उस समय चेक की थी ना, तो 70 आया था, मतलब लो से भी बहुत नीचे। फिर भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, सफलता मुझे मिल रही है।
लेकिन देखिए लड़ने के लिए भी रसद का ज़रूरत होता है। बिना रसद के कोई भी लड़ाई नहीं जीता जा सकता है। तो बहुत सारी लड़ाई में देखिएगा, आप इतिहास में देखिएगा, तो जो रसद का जो पाइपलाइन है उसको काटने का कोशिश किया जाता है ताकि उसको खाना ही नहीं मिले, लड़ना छोड़ दे। मैं आपसे कोई खाना पीना नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ आपका एक छोटा सा हमको सपोर्ट चाहिए। देखिए हर आदमी के साथ आज के डेट में 100-200 लोग जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति के साथ। कृपया कर कोशिश कीजिए मैं हमको मजबूती देने के लिए। देखिए मुझे मजबूती एक ही जगह से फिलहाल आ सकती है, और वो जगह है यूट्यूब से अगर कोई रेवेन्यू मिलता है, जो कि आज के डेट में 300 रुपया महीना है। अभी 300 रुपया महीना से 7 आदमी का परिवार कैसे चलेगा वो आप सोच लीजिए। दूसरा मेरे पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। तो आपको सिर्फ एक छोटा सा मुझे मदद करना है। अब मदद सिर्फ इतना कीजिए कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। हो सकता है मेरी इस लड़ाई से जो अनुभव लोगों को मिलेगा, जो मैं शेयर करूंगा, काफ़ी लोग अलर्ट होंगे। देखिए कितना खराब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताता हूँ। जानना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति अपने परिवार से जुड़ा होता है, खाली बैंक की बात, बिजनेस की बात, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स को भी देखिए। मैं आपको आफ्टर इफेक्ट्स, जैसे हम लोग पढ़ते थे कि अगर फलना लड़ाई हुआ, फलना युद्ध हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ, साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट, उसको भी ध्यान पे रखना बड़ा ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बताया हुआ हूँ, अगर आप मेरे बारे में आज पहली बार जुड़े हैं, एक कष्ट थोड़ा सा कीजिएगा, इसी सीरीज़ का वॉल्यूम 1 से देखना चालू कीजिएगा। आपको मैं वॉल्यूम 1, 2 तो एकदम बिल्कुल देखिए, काफ़ी मैंने डिटेल में आपको जानकारी हो जाएगी कि किस स्थिति का मैं सामना किया। और अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए वॉल्यूम 9 से देखना बड़ा ज़रूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ, एक बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है सीलिंग फैन मैन्युफैक्चरिंग का। काफ़ी वॉल्यूम बेस्ड इंडस्ट्री है। हर एक व्यक्ति को चाहिए, मैक्सिमम लोगों को चाहिए इस इंडस्ट्री में आना। इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, आज देखिए अगर ये लोग मेरे साथ धोखाधड़ी का काम नहीं करता ना, ये आईसीआईसी बैंक वाला लोग, आज कम से कम 25 करोड़ तो का मालिक होता मैं। 1000 कर्मचारी मेरे यहाँ काम करते होते। 1000 कर्मचारी का मतलब समझ रहे हैं, एक कर्मचारी से 10 व्यक्ति का रोजी रोटी चलता है। कम से कम पकड़ के चलिए 10 आदमी जुड़ा रहता है। चूँकि जितने मैंने जो मेरे लेबर क्लास के भाई लोग होते हैं उनका परिवार बड़ा होता है। वो लोग जनरली ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली उनको नहीं समझ में आता है। वो लोग ज्वाइंटली रह के आपस में मजबूती में रहते हैं। तो कमाने वाला एक होता है और उनके परिवार में उन पे आश्रित कई एक होते हैं। तो अगर मान लीजिए 1000 लोग मेरे यहाँ एम्प्लॉय आज के डेट में होते तो 10,000 आदमी का रोजी रोटी यहाँ से चलता है। और ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो इस लॉकडाउन में भी चलता है, क्योंकि पंखा है बिल्कुल ज़रूरी है, बत्ती बिल्कुल ज़रूरी है। विदाउट लाइट और फैन, ठीक है, कूलर नहीं चाहिए लोगों को, एसी नहीं चाहिए। आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को एक लो कॉस्ट फैन चाहिए। वही मैं बनाता था। मैं हमेशा आम आदमी के लिए काम किया हूँ, और वो लो कॉस्ट फैन का वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है, इतना टर्नओवर होता है, अगर आप 10% का भी मार्जिन रख दीजिएगा और 2 महीना के बाद आपका इंडस्ट्री आपको 2 लाख पर डे देगा। देखिए छोटी बात नहीं है, 2 लाख रुपया पर डे। 2014 से मुझे इस चीज़ का नुकसान हो रहा है। अगर ठीक से हिसाब लगाइए तो ये मामला बहुत बड़ा है, लेकिन बड़े मुआवजा के लिए बड़े जगह जाना पड़ेगा। वकील साहब लोग बोले हैं, हाई कोर्ट के वकील जो हमें बहुत मदद कर रहे हैं, वो बोले हैं कि आप एक फाइनेंशियल डैमेज का केस फाइल कीजिए इनके ऊपर, और जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता है मैं बिल्कुल फाइल करूँगा। इसलिए कि देखिए पैसे से हर दुख को नहीं भुलाया जा सकता है। आप ठीक है, कल को आप हमको पैसा दे देंगे, मान लीजिए कि मुआवजा हमको मिल जाए, लेकिन जो स्थिति गुजरी है और जो गुजर रही है, जिस चीज़ को मैं फेस कर रहा हूँ फैमिली के मैटर में भी, वो लौट के नहीं आएगा। क्या मुझे डायबिटीज़ मेरा बीमारी आप ख़त्म कर दीजिएगा? नहीं ख़त्म होगा, ये मेरे साथ जाएगा। बताइए, कुछ खा नहीं सकते हैं ठीक से, थोड़ा सा मान लीजिए घर में देखिए बच्चे हैं, कुछ ना कुछ अगर पूड़ी बन जाए, कुछ बन जाए, अगर खा लो तो शुगर बढ़ जाता है। और जब शुगर बढ़ जाता है तो डायबिटिक के अगर कोई भी पेशेंट है वो इस बात को समझ सकते हैं कि उसके बाद 2 से 3 घंटा
उनके लिए बहुत खराब बीतता है। अगर डर से कम खाइए तो शुगर गिर जाता है। शुगर जो है ना सबसे खराब बीमारी है, किंग ऑफ ऑल डिजीज। ये गिफ्ट मिला हमको आईसीआईसी बैंक के इस फ्रॉड के चलते। अगर मैं चिंता में नहीं जाता तो डॉक्टर साहब बोले थे ये चिंता के चलते आपको बीमारी हो गया। कहावत है चिंता चीता के समान होता है। देखिए मेरी बड़ी बेटी, मैं आपको बताया हूँ, 12th में टॉप की, पढ़ने में बहुत तेज। मतलब हमको कभी ज़रूरत नहीं पड़ा किसी भी क्लास में उसके लिए ट्यूशन लगाने का। खुद मेहनत करती थी, मतलब पूरा समय। कोई टीवी में कोई प्रोग्राम देखना नहीं, कुछ नहीं। उसके रूम में आप देखिएगा, उसके रूम में टीवी नहीं है, एक छोटा सा मछली का एक्वेरियम है, उसको बस वो शौक है। अब बुक्स रीडिंग का उसको शौक है। देखिए कहीं ना कहीं बाप का असर बच्चों पे पड़ जाता है। मैं 4 साल की उम्र से किताब पढ़ना चालू किया था जब मैं अपना लाइब्रेरी खोला था, महात्मा गांधी लाइब्रेरी, नेहरू नगर। और गांधी जी से सही पूछे तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। खासकर वो अकेले चले थे और इस लड़ाई को वो जीते, देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज को खदेड़ दिए। 200 साल से लोग अंग्रेज को भगाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन कई लोगों को फांसी तक हो गया था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए गांधी जी के रास्ते पे बिल्कुल चलिए। मैं बिल्कुल चल रहा हूँ, अकेला लड़ रहा हूँ, लेकिन जब गांधी जी अकेला चलना चालू किए थे ना तो कई एक लोग धीरे धीरे करके उनको ज्वाइन करते गए थे। आप दांडी यात्रा को जरा सा ठीक से देखिएगा, पहले वो धीरे धीरे अकेले चले और धीरे धीरे पब्लिक का हुजूम उनके साथ हो गया। आज मैं आपसे अपील करता हूँ, आपका आह्वान करता हूँ कि आप लोग जरूर मेरा साथ दीजिए। देखिए मेरा साथ देंगे तो यूट्यूब से मेरा रेवेन्यू थोड़ा बढ़ेगा, वो आज के डेट में रसद का काम करेगा, जिससे हमारे 7 आदमी का परिवार ठीक ठाक लड़ेगा। इस परिवार को मजबूती मिलेगा और इस लड़ाई को मैं लड़ पाऊंगा ठीक से, चाहे दुनिया का कोई भी अदालत हो। अभी तो हाई कोर्ट तक के वकील साहब बहुत साथ दे रहे हैं। मेरा मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, धीरे धीरे लोग हमको जानेंगे। हो सकता है इन्हीं में से कोई सुप्रीम कोर्ट के वकील आ जाएं और उनको मेरे बातों पे विश्वास हो और वो मेरा मामला को सुप्रीम कोर्ट में भी कल को लड़ सकें। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अधिक से अधिक लोगों को मेरे साथ जोड़ने में बस इतना ही साथ दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं भी रहता तो मैं भी बहुत लोगों को सब्सक्राइब करता हूँ, शेयर करता हूँ, इसलिए कि आज के डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत लोग आ रहे हैं, सोशल मीडिया में बहुत लोग आ रहे हैं। और वक्त ये है ना कि काफ़ी लोगों का जब जॉब चला गया है तो हम लोग का दायित्व होता है कि उनको सपोर्ट करना। इसमें हमारा ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए 20-50 लोगों को हम शेयर कर देते हैं और उनका 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ जाता है धीरे धीरे करके, ऐसे 5-10 सब्सक्राइबर मैं देख रहा हूँ डेली बढ़ रहा है, बहुत खुशी होती है। मैं अपील कर रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं। आज फिर मैं अपील करता हूँ, बिल्कुल मेरा साथ दीजिए। देखिए बड़ी बेटी जब ये 12th के बाद जब उसको हम कॉलेज में नहीं डाल सके, क्योंकि देखिए पैसा खर्च करने के लिए 75 बार सोचना पड़ता था, क्योंकि पैसा होता नहीं था। और ये लोग जो देते थे कहानी, आप वॉल्यूम 1-2 जरूर देखिएगा, इसमें वक्त लगाना ठीक नहीं है। मैं अपनी बड़ी बेटी को कॉलेज में नहीं डाल सका। वो 12th में टॉप की थी अपने स्कूल में। स्कूल की जो डायरेक्टर महोदया थी उसको 25,000 का नगद इनाम दी थी। हिंदुस्तान के पेपर 7 जुलाई 2018 के हिंदुस्तान में उसका फोटो और इंटरव्यू छपा था। काफ़ी वो मजबूत हो गई थी। और जब वो कॉलेज में नहीं गई तो मैं उसको बोला कि बेटा तुम एक काम करो ना, सीए का फार्म भर देते हैं, तुम सीए का तैयारी करो। इसमें पैसे की बहुत ज़रूरत नहीं है और ये एक अच्छा प्रोफेशन है। हम हर तरफ से स्टडी किए कि कॉमर्स ग्रेजुएट है, कॉमर्स की स्टूडेंट है, सो ग्रेजुएट तो नहीं, 12th में टॉपर है कॉमर्स की, तो ये सीए आराम से निकाल देगा, हमको बहुत विश्वास था। तो सॉरी, उसको सीए फाउंडेशन का हम फॉर्म भरवा दिए और सीए का फाउंडेशन वो बिल्कुल अच्छे नंबर से निकाल दी। और उसके लिए वो कोई कोचिंग नहीं की, कितना बड़ा बात है, सिर्फ 12th के सारे किताब को पढ़ के फाउंडेशन निकाल दी। उसके बाद हम इंटरमीडिएट का फॉर्म भरे उसके लिए, लेकिन देखिए इंटरमीडिएट निकालना बहुत टफ है, 8 सब्जेक्ट हो जाता है। सीए फाउंडेशन में सिर्फ 4 सब्जेक्ट था, उसको वो निकाल दी, चूँकि 12th का लगभग चीज़ पूछा जाता है उसमें। लेकिन इंटरमीडिएट बहुत टफ हो गया, उसमें उसको तरह तरह के सपोर्ट का ज़रूरत था, कोचिंग का ज़रूरत था। और ये सीए का पढ़ाई का कोचिंग जो है ना कोई सस्ता नहीं है,
कोई कोटा में है, कोई पूना में है, वहाँ जाना रहना, मतलब महीने का समझ लीजिए 20 से 25 हज़ार रुपया का खर्च मैं उस समय अफोर्ड नहीं कर सकता था। नतीजा बड़ा खराब हुआ। वो सीए इंटरमीडिएट में 45% नंबर लेके आई, 15% से उसका इंटरमीडिएट रह गया। फिर भी अपने दम पे नेट से इधर से उधर से अपना मैंने पूरा मेहनत करके 45% लेके आई। और जब वो इंटरमीडिएट नहीं निकल पाया उससे, तो उसको बहुत बड़ा धक्का लगा, मानसिक रूप से उसको धक्का लगा, क्योंकि वो कभी लाइफ में फेल वर्ड उसके कभी नहीं था, हमेशा पास, ये हाईएस्ट मार्क्स 90 प्लस 94.4, ऐसा मार्क्स लाने वाला कि जब रिजल्ट में FAIL लिखा हुआ वो देखी बोल्ड कैपिटल लेटर्स में, वो शॉक्ड हो गई। उसके बाद वो एकदम सीए के पढ़ाई से, मैं उसको कितना समझाया, और हमेशा मेरी उससे इसी बात पे चर्चा होती है। मैं हमेशा उसको बोलता हूँ, कुछ भी हो, फेलियर जो होता है वही सक्सेस करता है। फेलियर्स ठीक है, तुम 45% नंबर लाई हुई हो, सिर्फ 15% का मेहनत है, अगर 5% और कर दो तो 65% से ज़्यादा नंबर आ नहीं पाता है, क्योंकि बहुत टफ है। देखिए सीए बहुत ही अपने आप में टफ है, एक आईएएस की तरह है। क्योंकि मैं आईएएस की तैयारी करता था और तैयारी मेरी पूरी थी, मैं 3 साल मेहनत किया था। किसी कारण से मैं एडमिट कार्ड आया था, मैं अपीयर नहीं हुआ, मैं सोच लिया कि नहीं एग्जाम दूंगा। वजह बताना ठीक नहीं है, बताने से बहुत लोग को हो सकता है कि दुख हो, मैं उसको बार बार बोलता हूँ। अब नतीजा क्या हुआ ये देखिए, अब वो सीए का पढ़ाई एकदम लगभग बंद कर दी और वो किताब लिखने बैठ गई। 400 पन्ने का वो नॉवेल लिख के बैठ गई है। नॉवेल पढ़ने का उसको बहुत शौक है, उसके पास आप देखिएगा उसकी अलमारी में 200-300 नॉवेल का बहुत तगड़ा कलेक्शन है। और ये एक दिन का नहीं है, काफ़ी दिनों से वो जो भी पैसा उसको कोई भी बर्थडे में उसके नाना नानी जो भी कहीं से भी उसको पैसा मिलता था, उस सारा पैसा सिर्फ नॉवेल परचेज करने में इन्वेस्ट करती थी। और उसके पास देश विदेश के एक से एक राइटर का कलेक्शन है। मतलब एक ज़माना में 4 साल की उम्र में जो लाइब्रेरी मेरे पास था, आज की उम्र में इसका लाइब्रेरी खैर काफ़ी टफ है, बढ़िया लाइब्रेरी कहेंगे। इसके पास जो भी किताब है सब ओरिजिनल बुक्स है। सबसे बड़ी बात है कि इतना ज़्यादा उधर से वो इंस्पायर हुई, वो किताब लिखने बैठ गई। और स्टोरी जो है ना, उस स्टोरी में सबसे पहले उसको सबसे ज़्यादा उसको डर लगा हुआ है। डर उसको किस बात का, उसको लगता है कि पापा जिस मकान में हम लोग रहते हैं वो मकान बैंक वाला नीलाम कर देगा, हम लोग रोड पे चले आएंगे, पता नहीं हम लोग का होगा क्या। मैं कह रहा हूँ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझ पे यकीन रखो। 3 कोर्ट, देखिए पहला कोर्ट 3 क्या 4 जज ने मेरा साथ दिया है। पहला वो सीजीएम साहब जिसने केस को एडमिट किया, अगर उसी लेवल पे रिजेक्ट हो जाता तो कहानी वहीं ख़त्म था। उनको लगा मेरी बातों में दम, उन्होंने केस को एडमिट किया। दूसरे जज साहब जिन्होंने कॉग्निजेंस लिया, काफ़ी विद्वान, खानदानी कानून के रखवाले, खानदानी वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उनके दादा भी वकील थे, उनके बाबूजी भी वकील थे, जज साहब भी पहले वकील थे और पढ़ने में चूंकि तेज थे, वो एग्ज़ाम दिए और जज बन गए। और उनकी बेटी भी वकालत पढ़ रही है। पहली लाइन से ही वो समझ गए कि ये ICICI बैंक वाले, तो बोले आप कहाँ से इसके चक्कर में फंस गई, तो फ्रॉड लोग हैं, इनके ऊपर तो केसेस पड़े हुए हैं, फ्रॉड का लंबे फहरिस्त है। उसके बाद जब जज साहब ये बोले ना, तो मैं रिसर्च करना चालू किया कि वाकई जब इतना बड़ा फ्रॉड है तो इसके ऊपर तो बहुत बड़ा मामला होगा। जैसे जज साहब बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे होंगे, क्योंकि जज साहब हैं, बहुत सारा केसेस देखे होंगे, बहुत इन लोग का तो अध्ययन में ज़्यादा समय जाता है। तब जब मैं रिसर्च किया तो मैं देखा कि बाप रे बाप, यूट्यूब में तो इनके फ्रॉड का भरा पड़ा है कारनामा, गूगल में भरा पड़ा है। मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 16-17 यूट्यूब लिंक्स को दे देता हूँ, खाली आप सिर्फ उस लिंक्स पे जाके यूट्यूब में इनके फ्रॉड का कारनामा देखिए। आपको उसके बाद आप इस बैंक पे कदम नहीं रखेंगे, ना डिपॉजिट करने के लिए ना लोन लेने के लिए। पता नहीं ये लोग क्या करेंगे और क्या करते हैं, मैंने ऐसा फ्रॉड। उसके लिए कल का वॉल्यूम थोड़ा सा देखिएगा, मैं थोड़ा डिटेल पे कल के वॉल्यूम में बात किया था। अब देखिए
मेरी बेटी एकदम इनसिक्योर फील कर रही है अपने आप को, बड़ी बेटी। छोटी बेटी भी टॉपर है, एक साल बाद 2019 में 12th में वो टॉप की। उसको 11,000 रुपया स्कूल के डायरेक्टर मैम, चूँकि स्कूल मेरे घर के एकदम बगल का है और अच्छा ही स्कूल कहेंगे, कोई दूर के स्कूल में इसलिए मैं नहीं पढ़ा सका कि थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम 2014 से जब मैं ये धोखे का शिकार हुआ और मेरा अच्छा खासा बिजनेस डूब गया स्टेबलाइजर का, इनके चलते जी, इनके बातों में मैं आ गया। कैसे आया, क्या आया, उसको थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, वॉल्यूम्स में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो मैं बगल के स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, बहुत दूर का, बहुत अच्छा स्कूल नहीं। लोग जहाँ तक कहते हैं, मेरी बीवी हमेशा कंप्लेन की कि हमारे रिलेशन, उसका रिलेशन में सब लोग बड़े बड़े ओहदे पे हैं, डॉक्टर परिवार है, अधिकतर लोग डॉक्टर हैं सब, लेकिन बिजनेस में इक्का दुक्का लोग हैं। अब मैं हमेशा बिजनेस को प्रायोरिटी देता हूँ। मैं एक चीज़ समझता हूँ कि नौकरी करके आप खुद को एम्प्लॉयड करेंगे, सिंगल खुद को, और अगर मैं बिजनेस करता हूँ ना, अगर एक भी स्टाफ दुकान में, अगर शुरुआत मेरी दुकान से ही होती है, एक स्टाफ को भी मैं अगर बहाल करता हूँ तो मेरा परिवार और उसका परिवार मिल के कम से कम 15-20 आदमी रोजी रोटी खाना पा सकेगा। 1 और 1 11 होता है। मैं 1 और 1 11 पे बिलीव करता हूँ, 1 + 1 2 नहीं, 1 और 1 11, मैं इस पे यकीन करता हूँ। और आज के डेट में जो भी मैं काम कर रहा था 2014 के पहले स्टेबलाइजर का, उसमें कुल मिला के 10 वर्कर मेरे साथ थे। 10 वर्कर, यानी मान के चलिए कि 100 आदमी उससे रोजी रोटी पा रहा था। कितनी बड़ी बात है। और मैं आगे बढ़ा था, सीलिंग फैन का काम बहुत बड़ा काम था, उसको मैं लगाया था। देखिए, हम लोग अगर प्लेन पे चढ़ते तो हम लोग पायलट पे भरोसा रखते हैं। पायलट, हम लोग का जान सब कुछ पायलट के हाथ में है। अब हम लोग को तो प्लेन उड़ाना नहीं आता है, हम लोग बैठते हैं। विश्वास करना पड़ेगा ड्राइवर पे, चाहे वो हम बस का ड्राइवर हो, चाहे प्लेन का पायलट हो, या शिप का कैप्टन हो, या घर का मुखिया हो। देखिए, मैं बहुत पते की बात बता रहा हूँ। हर आदमी को, चाहे फैमिली का जो हेड हो, आज के डेट में चूँकि मेरे मदर फादर काफ़ी ओल्ड एज में हैं और परिवार में बच्चे हैं, तो आज मुझे ही ये काम निभाना पड़ रहा है। जब तक आप हेड ऑफ द फैमिली, प्लेन के पायलट, बस के ड्राइवर, ट्रेन के ड्राइवर पे भरोसा नहीं करेंगे तो आप असुरक्षित हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपको डर लग रहा है, मान लीजिए प्लेन में कई दफ़ा ऐसा तो जो ये ट्रबुलेंस आता है, ट्रबुलेंस बोलते हैं ना, जब मौसम ख़राब होता है तो प्लेन पे काफ़ी धक्का लगता है। अब उस समय कोई आदमी एकदम पैनिक क्रिएट कर दे, भागो भागो, प्लेन में कुछ हो रहा है, उतर। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नॉर्मल है। अनाउंसमेंट होता है, आप कृपया सीट बेल्ट बदल लीजिए, मौसम ख़राब है। अब उसी में कोई पैनिक क्रिएट कर दे और दरवाज़ा खोल के मान लीजिए कूद जाए, तो वो तो अपने आप को ख़त्म कर लेगा, साथ साथ सबको ले डूबेगा। तो पैनिक नहीं क्रिएट, चलती हुई बस में से कोई घबरा के कूद जाए, मान लीजिए बस में कोई ऐसा सिचुएशन आया, ड्राइवर को कोई बस को दायां बायां कुछ अजीब ढंग से करना पड़ा या ज़्यादा ब्रेक लगाना पड़ गया स्पीड से, आप अपना भरोसा खो दीजिए ड्राइवर के प्रति। अब बस से, चलती हुई बस से कूद जाइए, नुकसान आपको हो जाएगा। तो समस्या आएगा। देखिए, कोर्ट का चक्कर बहुत काटा, तब जाके केस कॉग्निजेंस में आया। ये लोग ऊपर आईसीआईसी बैंक के जितने कर्मचारी लोग हैं, अधिकतर इसमें कॉग्निजेंस के खिलाफ ऊपरी अदालत में गए, रिवीजन, क्रिमिनल रिवीजन में, वहाँ से उनके रिवीजन को जज साहब ने खारिज कर दिया। कितनी बड़ी बात है। कहाँ गया वीरेश शर्मा का पैसा? हमको तो नहीं दिखा वहाँ पे। वहाँ पे तो वीरेश शर्मा अपना पैसा लगा सकते थे प्राइवेट बैंक का, लेकिन जज साहब, देखिए, कहे ना कि हर जगह ईमानदार लोग बैठे हुए हैं और न्यायालय पे भरोसा करिए, न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। अगर आपके केस में मेरिट है ना, आपको कोई हरा नहीं सकता है। मान लीजिए कि, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, किसी भी स्तर में अगर आप मेरिट होते हुए भी अगर आप किसी कोर्ट में हार जाते हैं, आप ऊपर के कोर्ट में दोबारा उसको अपील में जा सकते हैं। ऊपर के जज साहब होंगे, वो देखेंगे, केस के मेरिट को देखेंगे, सबूतों को देखेंगे। मेरे पास भर भर के सबूत हैं, इतने सबूत है ना। सबसे पहला तो इनका लोन ही गलत है। मैंने जिस आदमी का 5-6 लाख का ITR इनकम टैक्स रिटर्न हो, मैंने पूरे साल की उसकी आमदनी 6 लाख हो, उसके ऊपर 23 लाख का इन्होंने EMI लगा के रखा है।
आरबीआई का गाइडलाइन चेक कीजिएगा। हम तो मजबूर थे, हमको किडनैप किया हुआ था, हमको खिचड़ी भी खिलाता तो खाते, हमको मुर्गा भी खिलाता तो खाते, हमको बोलता उठने के लिए तो उठते, हमको बोलता बैठने के लिए तो बैठते, क्योंकि हम उसके यहाँ फाइनेंशियली किडनैप हो गए थे। मेरा एक बिजनेस बर्बाद हो गया था, दूसरा एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, तो मेरी तो मजबूरी थी, मेरा परिवार था। मैं सुसाइड कमिट नहीं, गिव अप, मेरे खून के अंदर में गिव अप नहीं लिखा हुआ था। हमेशा स्ट्रगल किया हूँ। 49 ईयर्स की एज में 45 ईयर्स से बिजनेस किया हूँ और बहुत स्ट्रगल किया हूँ। मतलब सोचिए कि 45 साल कोई आदमी अगर व्यापार किया होगा तो काफ़ी संघर्ष किया होगा। मैं अपने को मिडिल क्लास नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ स्ट्रगलिंग क्लास का मैं मेंबर हूँ। मैं मिडिल क्लास नहीं बोलता हूँ। मैं बेटी को बार बार समझा रहा हूँ, पैनिक मत क्रिएट करो। इस पैनिक का नतीजा में वो क्या क्या कदम उठा रही है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, वो naukri.com में जाके अपने आप को रजिस्टर कर दी। वहाँ से एक कॉल आ गया इसको इंटरव्यू का, और उसमें बोला किया कि पहले आप 1000 रुपया जमा कर दीजिए रजिस्ट्रेशन फीस, और उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा। और नाम लिया गया, जानते हैं, बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों का नाम लिया गया। नाम लेना उचित नहीं है। ये लोग धोखाधड़ी पे, देखिए आज के डेट में शॉर्टकट की तरफ सब लोग भाग रहे हैं। नतीजा क्या हुआ, अब वो हमको जिद करने लगी, पापा 1000 रुपया इसमें जमा करना है, हमको 15-20 हज़ार का जॉब हो जाएगा। मैं तुरंत अलर्ट हो गया कि कभी भी naukri.com ये नहीं बोलता है कि आप पैसा जमा कीजिए। मैं उसको बहुत समझाने की कोशिश किया, वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो मेरी एंटी हो गई। पापा आप नहीं जानते हैं कल को क्या होगा, ये होगा वो। मैंने एकदम पैनिक किए हुए, मतलब प्लेन चल रहा है, लैंड अभी किया नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। आप पैनिक मत कीजिए। लैंड कब करेगा, जब कोर्ट का डिसीजन हो जाएगा तब लैंड करेगा। तब तक आपको मजबूती से सीट बेल्ट लगा के प्लेन पे बैठे रहना है। आपको पायलट पे विश्वास करना ही पड़ेगा। पैनिक क्रिएट करके आप खुद को और बाकी यात्री के जान को जोखिम में डालेंगे। इसीलिए ये पैनिक बार बार कर रही है। खैर, फिर इसको हम बहुत सारा यूट्यूब का लिंक भेजे, तुम देखो इस तरह का। जब वो सारा वीडियो वगैरह देखी तो उसको आँख खुल गया। अब फिर देखिए कल क्या, फिर कल एक कोई टाइपिंग वाला जॉब में उसको देख ली, रजिस्टर वहाँ कर दी। अब वहाँ से भी वो 2 तरह का प्लान उसको समझा रहा है। इस प्लान में इतना रुपया दे के जॉब मिलेगा, इस प्लान में इतना रुपया दे के जॉब मिलेगा। अब कल फिर हमको उससे बहुत बहस हुआ। देखिए, छोटी बेटी चुपचाप से पढ़ाई कर रही है, वो भी सीए का फाउंडेशन निकाली है अपने बल पे, और चुपचाप से वो इंटरनेट से जितना भी नॉलेज मिल रहा है, और वो एकदम टारगेट बना ली है कि किसी भी तरह हम इंटरमीडिएट निकालेंगे। अब वो डाइवर्सन पे नहीं है, वो पूरा टाइम अपना इंटरनेट में झोंक दिया। हमको विश्वास है वो जरूर निकाल देगी। कृपया कर मेरी बातों को आगे फैलाने में मेरा मदद करें ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ सकूं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।